एमबीबीएस एडमिशन के लिए जनरली इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे काउंसलर आपको तीन चीज़ों को लेके मिसगाइड करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर उन तीनों चीज़ों का क्या रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है और उन तीनों बातों का अगर आप रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपने एमबीबीएस एडमिशन को एक ज़्यादा अच्छे प्लान के साथ एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को अचीव कर सकेंगे। अगर आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए सीख कर रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर पे हम लोग सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपको अपने सपने को एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प करने वाली है। Hi, my name is Rakesh and I am the founder of NEET Navigator, MBBS Lighthouse and GMC or Not. GMC और नॉट इंडिया का पहला मोबाइल ऐप है जो आपको आपके डोमिसाइल, कैटेगरी और नीट ऑल इंडिया रैंक के बेस पे बहुत क्लियरली विद इन 40 सेकेंड्स ये बता देता है कि क्या आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पॉसिबल है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर अगर आप एमबीबीएस एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो कौन सी तीन बातें हैं जो कि आपको जनरली काउंसलर्स या इन्फ्लुएंसर्स एमबीबीएस एडमिशन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर वो तीनों ही बातें कोई भी रेलेवेंस नहीं रखती हैं। तो मैं सबसे पहली जो बात करने वाला हूं वो ये है कि नॉर्मली काउंसलर्स आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आपको पहले ही राउंड में एडमिशन ले लेना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, पहले राउंड में एडमिशन लेना कोई जरूरी नहीं है कि एक अच्छी समझदारी वाला डिसीजन हो। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मुझे पहले ही राउंड में डिसीजन लेना है, तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आप पहले राउंड में एडमिशन लेते हैं तो आप अगले 2 राउंड तक अपग्रेड कर सकते हैं। बट दूसरी बात यह है कि हर अपग्रेड के साथ आपको जो पहले आपने सीट ज्वाइन की थी वहां पे जाके रिजाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुई है वहां जाके आपको नया ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बात को ध्यान रखिए कि काउंसलिंग के टाइम पे हमारे देश में इतना ट्रैवल बढ़ जाता है कि ट्रेन और एयर टिकट्स दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उस डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड एंड टेक द सीट इन द राउंड 1। अदरवाइज सबसे क्रिटिकल ये है कि आपको अपने कौन से राउंड में एडमिशन मिल सकता है ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इसके लिए एमबीबीएस लाइट हाउस पे हम लोगों ने जो काउंसलिंग गाइडेंस सिस्टम डेवलप किया है, वहां पर आप अपने चॉइस ऑफ कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं, जब आप उनको सिलेक्ट करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि उस कॉलेज में एडमिशन की आपके कौन से राउंड में पॉसिबिलिटी बनती है। तो अब यह सवाल भी बन सकता है कि आखिर जब ऐसा है कि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में कॉलेज आपको मिल ही सकता है, तो आपको राउंड 1 में ही वो एडमिशन क्यों दिलवाने की कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत सिंपल कारण है। कारण यह है कि पहले राउंड की चॉइस फिलिंग आप हिस्टोरिकल कट ऑफ के बेस पे करते हैं, और पहले राउंड की चॉइस फिलिंग करने के बाद जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है और सेकंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स होता है उसको एनालाइज करने के लिए और सेकंड राउंड की मेरिट मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए किसी भी काउंसलर को एक बहुत एडवांस्ड डाटा एनालिटिक्स के ऊपर काम करना पड़ता है। उसको यह समझना पड़ता है कि सभी स्टेट्स में मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन का है। आपको यह भी समझना पड़ता है कि कौन बच्चा 2 काउंसलिंग्स में क्या क्या अलॉटमेंट ले रहा है, वो अपने स्टेट में क्या अलॉटमेंट ले रहा है और एमसीसी में क्या अलॉटमेंट ले रहा है। और आपको यह भी समझना पड़ता है कि क्या लाइकलीहुड है कि वो एमसीसी से सीट रिटेन करेगा या स्टेट से सीट रिटेन करेगा। ये एक इतना कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिटिक्स है जो हर एक के बस में नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैक्सिमम काउंसलर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपको राउंड 1 में सीट ले लेनी चाहिए। बट अगर आप एमबीबीएस लाइट हाउस के सपोर्ट सिस्टम को यूज करेंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि राउंड 2, राउंड 3 में भी जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, तो आपको आपकी चॉइस लिस्ट उसी हिसाब से वहां पे जनरेट होती है कि आपको राउंड 2 या राउंड 3 में एडमिशन अच्छा मिल सके। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी एडमिशन में ना सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट होती है बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। अगर आप अपने काउंसलिंग को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होने वाला है, और यह नुकसान आपको 1 दिसंबर को पता लगने वाला है, क्योंकि जब काउंसलिंग खत्म होगी तब आपको यह देख के बहुत दुख होगा कि आपके रैंक पे शायद आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था पर जो आपने छोड़ दिया। तो इसलिए प्लीज फर्स्ट राउंड को ही टारगेट करने की जरूरी नहीं होता है।
हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे सेकंड राउंड में सीट्स नहीं आ पाती हैं, बट दे आर सो टॉप कॉलेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एम्स दिल्ली की, डेफिनेटली कोई भी बच्चा एम्स दिल्ली की सीट नहीं छोड़ता है, इसलिए एम्स दिल्ली में राउंड 2 में सीट्स नहीं आती हैं। बट मोर देन 98% कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि वहां पे राउंड 2 में कोई भी सीट ना आए। हर कॉलेज में राउंड 2 में मूवमेंट होगी ही होगी। तो आपको एक अच्छा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव अगर मिलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको राउंड 2 में चॉइस फिल करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपने मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग को ज़्यादा कंफर्ट के साथ और ज़्यादा सुकून के साथ मैनेज कर पाएंगे। दूसरी बात जो काउंसलर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं वो है पीजी कोटा। मुझे नहीं समझ आता है कि क्यों आप उन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। पीजी कोटा दो तरीके से वो समझाने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेट के लेवल पे और दूसरा कॉलेज के लेवल पे आपको समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको ऐसे स्टेट में जाना चाहिए जहां पे पीजी सीट्स ज्यादा हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आज के दिन में अगर आप आज की डेट के हिसाब से उसकी नंबर ऑफ पीजी सीट्स और नंबर ऑफ यूजी सीट्स को कंपेयर करने वाले हैं तो आप बहुत गलत कैलकुलेशन करने वाले हैं। किसी भी कॉलेज में पीजी सीट्स उस कॉलेज के फर्स्ट बैच के क्लियर होने के बाद उसमें क्लिनिकल पीजी की सीट्स मिलने वाली हैं। जब तक फर्स्ट बैच क्लियर नहीं होता है तब तक उस मेडिकल कॉलेज में सिर्फ नॉन क्लिनिकल पीजी सीट्स ही मिलती हैं। पिछले 5 साल में स्टेट्स के अंदर जो नए कॉलेजेस खुले हैं उनकी डायनामिक्स बहुत चेंज हो गई हैं। आज के दिन में उन कॉलेजेस में जिनमें पिछले 5 साल में नए बैचेस शुरू हुए हैं, जब तक आप अपना पीजी के लिए क्वालिफाई करेंगे वहां पे नंबर ऑफ पीजी सीट्स आर गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियली हाई। और उस वक्त आपको यह रियलाइज होगा कि शायद जिस स्टेट में आप पीजी कोटा देख के आए थे वहां पे आपको एक निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि वहां पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है। कुछ काउंसलर आपको दिल्ली का पर्सपेक्टिव भी पीजी कोटा के हिसाब से देने की कोशिश करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, यस, दिल्ली में 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से एडमिशन होने वाले हैं, आईपीयू यूनिवर्सिटी से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पीजी कोटा में अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में ऐसा है कि दिल्ली में आईपीयू कॉलेजेस से अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आपको आईपीयू के कॉलेजेस में 50% कोटा मिलता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने कॉलेजेस से एमबीबीएस किया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आपको 50% का कोटा मिलता है। बट प्लीज एक बात को याद रखिए, दिल्ली ऑलरेडी एक बहुत हाई मेरिट स्टेट है, वहां पे यूजी के लेवल पे भी बहुत हाई मेरिट जाती है। और अगर आप सिर्फ एक इस उम्मीद में कि 6 साल के बाद आपका रैंक क्या आएगा और उसके बेस पे आपको उसी यूनिवर्सिटी के उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कह सकता हूं, बहुत सारे कॉलेजेस दिल्ली में ऐसे हैं जहां पे अगर आप 5.5 साल गुजारेंगे, मैं गारंटी करता हूं आप वहां पे उसमें कभी भी पीजी के लिए एडमिशन के लिए प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ दिल्ली के नाम से उस कॉलेज में आ रहे हैं। बट एक्चुअली नॉट एवरी कॉलेज इन दिल्ली इज दैट लेवल एज यू थिंक ऑफ। एक सिटी है, एक लाइफ है डेफिनेटली, बट दिल्ली में भी अच्छे कॉलेजेस हैं और बुरे कॉलेजेस हैं। तो किसी भी स्टेट को आप सिर्फ इस बेस पे क्वांटिफाई मत कीजिए कि वहां पे पीजी कोटा क्या होने वाला है। आपके लिए सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है और कौन से कॉलेज में आप अपना एडमिशन प्लान कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो कि सर्विस बॉन्ड को लेके होती है। सर्विस बॉन्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 90% काउंसलर्स ना पढ़ते हैं और ना ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो हरियाणा के 5 साल के बॉन्ड की दुहाई देके ये कहते हैं कि हमें हरियाणा में एडमिशन मत करवाइए। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी सर्विस बॉन्ड की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हरियाणा के सर्विस बॉन्ड को अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे, आप उसमें देखेंगे कि उस 5 साल में 3 साल की पीजी की ड्यूरेशन भी इंक्लूड है। तो अगर आप इस बात को सोच के हरियाणा में एडमिशन नहीं ले रहे हैं कि वहां पे 5 साल का बॉन्ड है, तो प्लीज आप एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरियाणा के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं और आपको हरियाणा में एडमिशन लेना चाहिए, पर हरियाणा के एडमिशन को इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वहां पे आपको लगता है कि 5 साल का बॉन्ड है। सर्विस बॉन्ड जो भी होगा आपको, अगर 1 साल का 2 साल का, तो उसका बेनिफिट आपको पीजी में भी मिलने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीजी एडमिशन में कॉलेज के लेवल पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो सिर्फ एम्स में है जो कि INI सेट के थ्रू जाता है। नीट पीजी में किसी भी कॉलेज का कोई अपना इंटरनल कोटा नहीं होता है। अगर आप इन 3 चीजों को समझेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छा मेडिकल एडमिशन प्लान कर पाएंगे।
मैं बार बार एक बात कहता हूं, मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट एडमिशन इनटू एनी मेडिकल कॉलेज, इट इज अबाउट एडमिशन इन द बेस्ट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि उस कॉलेज का नाम आपके साथ अगले 50-60 साल चलने वाला है। तो प्लीज किसी की भी बातों में आके अपने मेडिकल एडमिशन को खराब मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि 1 दिसंबर को आप बहुत रिग्रेट करेंगे कि शायद आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते थे, जो सिर्फ आपने कुछ लोगों की बातों में आके अपना खराब कर दिया। अगर आपको यह वीडियो कड़वा लगा हो तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि कड़वी दवाई होती है जो आपकी बीमारी को ठीक करती है। मेरा सिर्फ एक कोशिश है कि कोई भी आपको मिसगाइडेंस ना कर सके, कोई भी आपको किसी गलत डिसीजन पे ना लीड कर सके, और किसी और की स्टूपिडिटी के कारण आपकी सिंसियरिटी का कोई नुकसान ना हो। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप एक अच्छे मेडिकल एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार MBBS लाइट हाउस जरूर देखिए, क्योंकि MBBS लाइट हाउस इंडिया का इतना एडवांस्ड मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग सिस्टम है कि जहां पे आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी, सारा डाटा और सारी गाइडेंस बिल्कुल एक्यूरेट वे में मिलने वाली है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।